मिनट गोपेश, डोंट रिकॉर्ड मत करो, स्टॉप करो अभी। पीरियोडिक टेबल about hydrogen and oxygen. Why do we talk about hydrogen and oxygen? The reason is he said all the elements react with the hydrogen and oxygen, and if condition क्या था उसका, and if any element have same formula, सेम फॉर्मूलाज मीन सेम फॉर्मूला से मतलब क्या है उसका, सेम फॉर्मूला। अब आप कहोगे पोटेशियम तो सेम फॉर्मूला नहीं बनाएगा, सोडियम भी सेम नहीं बनाएगा। उसका मतलब पोटेशियम सोडियम के मेन एलिमेंट फॉर्मूला नहीं था, एक जनरलाइज फॉर्मूला। हम इसे कह सकते हैं एक जनरल फॉर्मूला। जैसे हम पढ़ते हैं ना एल्केन्स में, हमने पढ़ा कि अगर मैं आपको CnH2n+2 लिख रही हूँ तो आप उसको क्या समझोगे कि ये एल्केन है, राइट। अगर मैं यहाँ पे RH लिख दूं, ठीक है, R मीन्स एन एलिमेंट, एनी एलिमेंट, एंड H मीन्स एज यूजुअल हाइड्रोजन। अगर मैं लिख रही हूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कोई एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 1 है और हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 ही होती है। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जाती है आपकी। एक बनती है सोडियम वाले ग्रुप की, ग्रुप 1 की, और एक आपके दिमाग में आएगा क्लोरीन वाला ग्रुप, राइट। तो बोथ पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। बट फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, अब उसमें उस केस में तुम कंफ्यूज रहोगे कि हाइड्रोजन के साथ कैसे करेंगे। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, जो क्लोरीन वाला ग्रुप है जब हम उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और इनका आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसने ये वाला फॉर्मूला लिया R2O7, और इसको जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ऑक्सीजन हो गया 1, सोडियम तो 1 ही रहता है क्योंकि उसके तो आउटरमोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसने आउटरमोस्ट शेल से फॉर्मूला बनाया ऑक्सीजन वाला, तो उस केस में RO बना। तो अब डिफरेंस आ गया इसके अंदर। तो उसने कहा कि जो भी एलिमेंट्स ये कॉमन फॉर्मूलेज आपको दिखाएं, सपोज RH2, RH3, फिर उनके ऑक्सीजन भी देखो। अब इसका अगर मैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला देखूं तो वो RO बनेगा, इसका मैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला देखूं तो वो ये बनेगा, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम वाली सीरीज है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यही होता है A2O3, तो उसने यही वाला बनाया। तो उसने क्या किया, जैसे 1 2 3 4 ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर लिखा। लेट मी शो यू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं है, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मुझे आपको दिखाना है। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी शो यू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आल्सो। उसने क्या किया था, जैसे उसके ग्रुप्स हैं, अगर उसने ग्रुप्स लिए हैं अपने, जैसे सपोज आपका ग्रुप 1 है, 1 2 3, तो इसके नीचे उसने लिखा RH R2, ये वाले के नीचे क्या लिखा, RH2 R2O, सॉरी R2O नहीं जाएगा ये वाला, अगर हम इसको देखें R2O को, तो R2O नहीं होता। क्या फॉर्मूला बनेगा अगर मैं सोडियम का देखूंगी तो बताओ जरा। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या बनता है, MgO। RH3, ये उसने लिखा R2O3, लाइक दिस। वो पूरा 8th ग्रुप तक गया, ठीक है। 8th ग्रुप में उसने 3 ग्रुप बनाए ABC, जो हम आज भी पीरियोडिक टेबल में एज इट इज ही पढ़ते हैं। अगर अब 8th ग्रुप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वी आर स्टडिंग दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज इट इज ओनली, देयर इज नो चेंज इन इट। हम इस ग्रुप को 8th ग्रुप को एज इट इज ही हमेशा पढ़ रहे होते हैं, कोई चेंज नजर नहीं आएगा आपको उसके अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे भी उसने वही चीज करी। अब उसने जब 8th पीरियड को डिफाइन किया, 8th पीरियड की वैलेंसी अगर मैं देखने जाऊं तो 8, लास्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8, राइट। तो अगर मैं H के साथ उसको बनाऊंगी तो H के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाया, उसका फॉर्मूला नहीं जनरलाइज हो रहा था। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ 8 लेती हूँ और 1 लेती हूँ तो फॉर्मूला कैन नॉट बी RH8, तो ये चीज उसने लास्ट ग्रुप के लिए रखी ही नहीं। उसने लास्ट ग्रुप के लिए सिर्फ ऑक्सीजन को कंसिडर किया। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उसने ऑक्सीजन का फॉर्मूला दिया RO4, राइट। अब ये कैसे आया, R8O2, अगर मैं इसको करूँ तो इससे इसको काट दिया उसने,
and then he got this formula. Clear? So RO4 उसने लास्ट ग्रुप का फॉर्मूला रखा, इस बेसिस पे उसने एलिमेंट्स डिजाइन करे। अब इस बेसिस में उसके साथ दिक्कत पता है कहाँ पे आई? उसके साथ दिक्कत यहाँ जाकर आई थी कि उसने जो हमारे नॉर्मल, अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह प्लेस करे, सब सही प्लेस हो रहे थे, बट ऑक्सीजन की प्लेस को वो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। रादर ऑक्सीजन की प्लेस को आज तक कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। अगर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें उसमें भी जस्टिफाइड नहीं है ऑक्सीजन की प्लेस। क्लियर? उसके साथ प्रॉब्लम ये आई, उसने क्या किया, यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल को रखा, जो बिल्कुल ठीक था, प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, बट प्रॉब्लम था उनका एटॉमिक मास, क्योंकि उसकी क्राइटेरिया क्या थी? उसका क्राइटेरिया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है तो भाई मास भी इंक्रीजिंग में ही रखो, उसको तो चेंज मत करो कम से कम। तो उसने क्या किया, अब हम जब कोबाल्ट का मास देखते हैं, इट इज अराउंड टू बी आई थिंक 58.8 होता है, और निकल का जब हम देखते हैं तो 58.7 और 58.5 होता है, आयरन इज 56। अगर अब ये वाला एटॉमिक मास है और इनका ये वाला एटॉमिक मास है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये पहले आना चाहिए और ये बाद में जाना चाहिए, राइट? नॉर्मली ये होना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास हमारा क्राइटेरिया है, उसने नहीं करा, उसने कोबाल्ट को ही पहले रखा, निकल को ही बाद में रखा। और सबसे बड़ी बात, उसके पास देयर वाज नो जस्टिफिकेशन, ही वाज नॉट एबल टू गिव द जस्टिफिकेशन। एक होता है आपने कोई काम किया और मैंने आपसे पूछा आपने क्यों किया, तो आपके पास आंसर होता है, दुर्मा मैंने इस वजह से किया, तो ठीक है, अगर वो जस्टिफाइड है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, जस्टिफाइड नहीं है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जब उससे पूछा गया कि उसने कोबाल्ट को पहले क्यों रखा और निकल को बाद में क्यों रखा, he was not able to give the justification. That was the drawback of his periodic table. This was a major flunk for his periodic table. दूसरा periodic table में उसकी प्रॉब्लम ये आई थी, तब तक आइसोटोप्स डेवलप हो चुके थे। अगर हम आइसोटोप को देखें, सपोज कार्बन का ही ले लें, सो इट इज दिस, इवन 13 भी आ चुका था। सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल। और अब क्राइटेरिया क्या है? एटॉमिक इंक्रीजिंग मास, तो उस हिसाब से तो इन तीनों के एटॉमिक मास अलग है, तो उसने एक ही कार्बन को क्यों अपने पीरियोडिक टेबल में डाला, तीनों को क्यों नहीं डाला, जबकि 3 कार्बन थे उस टाइम पे? तो ही वाज नॉट एबल टू गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस आल्सो। दिस वाज अनदर एरिया वेयर हिज पीरियोडिक टेबल फेल्ड। देन हाइड्रोजन वाज वन एरिया जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया पोजीशन को। Another was this one. Then cobalt and nickel was a major drawback to his. So ये उसके drawbacks थे। Clear? अगर अब हम बात करें कि उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, एक तो हो गया ड्रॉबैक्स, कुछ तो अचीव किया। अचीव उसने ये किया कि उसने एक टैबुलर शेप दी पीरियोडिक टेबल को, ही वाज द फर्स्ट वन टू गिव द टैबुलर शेप। सेकंड, वो पहला पर्सन था जिसने ग्रुप्स एंड पीरियड्स बनाए, he was the first person to do so. Then if I'll talk about उसने 63 elements place करे, and he left gaps for undiscovered element. तो ये एक उसका एडवांटेज था। देन उसके जो कंफ्यूजन न्यूलैंड में आई थी, उसने कोबाल्ट, निकल और आयरन को अलग अलग कर दिया था न्यूलैंड ने। he has placed them correctly. He placed iron, cobalt and nickel in one group due to their similar properties. जो कि न्यूलैंड ने किया था, उसने ये चीज अलग कर दी थी। उसने क्या किया था, अगर हम न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल देखें, दिस इज द न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। सी उसने क्या किया यहाँ पे, इफ आई सी टू दिस थिंग, उसने आयरन कोबाल्ट को यहाँ रखा और निकल को यहाँ पे रखा। उसका पीरियोडिक टेबल सिर्फ यहाँ तक सक्सेसफुल था, उसके बाद उसका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। क्लियर? दिस वाज द पीरियोडिक टेबल ऑफ न्यूलैंड। अगर हम देख रहे हैं तो न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो गुरु। नो गुरु। उसके बाद आया, उससे पहले हमने डोबरनियर का पढ़ा था, रिमेम्बर? ये वाला डोबरनियर का पीरियोडिक टेबल, यस उसमें सिर्फ उसने 9 एलिमेंट्स को ही प्लेस किया था। ही वाज नॉट एबल टू प्लेस मोर देन 9 एलिमेंट। क्लियर? अब आता है आपका मेंडलीफ का। मेंडलीफ का भी समझ में आ गया? किसी को डाउट है?
लेट मी शो यू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आल्सो कि उसको होता कैसा है। जस्ट वन। Are you able to see my screen? Yes, Guru ma'am. Yes, Guru. This is the Mendeleev periodic table. क्लियर? अब आप इसमें ये देखो, जो उसने आयरन, कोबाल्ट और निकल को प्लेस किया, उसने एक साथ प्लेस किया, उनका एटॉमिक मास देखो। अगर हम कोबाल्ट का एटॉमिक मास देखें, इट इज 58.9 एंड निकल इज 58.7, जो कि उसकी गलती थी। ये जो उसने गैप्स छोड़े हैं ना, ये वाले सारे, ये सब गैप्स उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए छोड़े थे, और बाद में वो डिस्कवर भी हुए और करेक्टली डिस्कवर हुए। एकदम उसने क्या बोला था कि जो मैं यहाँ पे गैप्स छोड़ रहा हूँ, जब कभी भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो इनके आसपास की प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करते हुए होंगे, और यहाँ के लिए गैप उसने छोड़ दिया। तो उसने 3 एलिमेंट्स को तो नाम भी दिया, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, जो बाद में बने हमारे जर्मेनियम, स्कैंडियम एंड गैलियम। तो वो एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो वो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम ही आता है, सिलिकॉन वाली सीरीज में जर्मेनियम आता है, ठीक है, और बोरोन वाली सीरीज में नीचे जाके गैलियम भी आता है तुम्हारा, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आता है तुम्हारा। तो द थिंग इज, उसने यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर जो नहीं हुए थे उनके बारे में प्रेडिक्शन दी, और वो बिल्कुल सक्सेसफुल थी। बट उसके मेजर ड्रॉबैक्स जो थे, उसकी वजह से उसका पीरियोडिक टेबल फेल हुआ था। उसका मेजर ड्रॉबैक था ये वाला, ये 3 ड्रॉबैक उसके मेजर थे, कि उसने आयरन, कोबाल्ट, निकल के मास को देखा नहीं, उसने आइसोटोप, इट विल सी हिज पीरियोडिक टेबल, सी देयर इज नो प्लेस ऑफ द आइसोटोप, उसने एक सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन डाला है, क्लियर? तो वो आइसोटोप्स को प्लेस नहीं कर पाया था, दैट वाज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस, ये उसका मेजर ड्रॉबैक था। हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर पाया कि उसने यही क्यों रखी, यहाँ क्यों नहीं रखी, निकल और सॉरी फ्लोरीन और क्लोरीन के हिसाब से, क्योंकि हाइड्रोजन तो फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। You have a chapter in grade 11 also on the basis of only hydrogen. तो इसकी काफी प्रॉपर्टीज थी जो इनसे रिजेंबल करती थी, फिर भी इसने इसको यही रखा। तो आज की डेट में भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो हाइड्रोजन सबसे पहले रखा हुआ है, बट उसकी पोजीशन आज तक कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया कि उसको इसके हिसाब से पढ़े या इसके हिसाब से पढ़े, क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं हमेशा, केमिकल भी फिजिकल दोनों। सो ये उसके ड्रॉबैक थे। एक उसका सबसे अच्छी चीज ये थी, जब नोबल गैसेस आई, नोबल गैसेस डिस्कवर हुई थी, तो उसने क्या किया, अब इसमें इतना तो जगह है नहीं कि वो नोबल गैसेस को पूरा रख दे, तो उसने क्या किया कि उसने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया, 0 ग्रुप, क्लियर? यहाँ 0 ग्रुप बना के उसने नोबल गैसेस को यहाँ पे प्लेस करना शुरू किया। तो उस केस में क्या हुआ, उसका जो पीरियोडिक टेबल पहले से सेट था उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं, उसने उसके लिए एक 0 ग्रुप बना के दे दिया, उसने कहा नोबल गैसेस को यहाँ पे डाल दिया। तो दैट वाज आल्सो गुड, वन ऑफ हिज अचीवमेंट, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल सफर नहीं करा, जबकि न्यूलैंड नहीं कर पाया था ये चीज। न्यूलैंड ने क्या बोला, न्यूलैंड के टाइम पे जगह ही नहीं थी पीरियोडिक टेबल में। अगर हम उसका पीरियोडिक टेबल देखते हैं, देयर इज नो स्पेस इन हिज पीरियोडिक टेबल, सी कोई स्पेस नहीं है उसके पीरियोडिक टेबल में कि कहीं पे भी हम लोग जाके इसके अंदर एलिमेंट्स लगा सके। इज दिस मच क्लियर? अभी किसी को डाउट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? No, Guru Gurma, I ma'am. want to ask one thing. हाँ बोलो। गुरमा, जो अभी आपने मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल दिखाया था गुरमा, आपने उसमें कार्बन से रिलेटेड भी एक चीज बताई थी, वो आप एक बार रिपीट कर सकते हो? आई सेड कि कार्बन हो चाहे कोई भी एलिमेंट हो, फॉरगेट अबाउट कार्बन, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो इट्स एनी एलिमेंट एक्स, राइट? उस टाइम तक आइसोटोप्स की जो डेफिनेशन होती है ना, लोगों को समझ आ चुकी थी, मींस आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, और सबसे पहला आइसोटोप हमने कार्बन का ही पढ़ा था। तो कार्बन 12 के साथ साथ कार्बन 14, कार्बन 13 के बारे में हम पढ़ना शुरू कर चुके थे। अब ये क्या होते हैं, ये इसके एटॉमिक मासेस होते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल जो बना है ये एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बना है। अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये सारे मास है, 1
कार्बन का 12 मास होता है, नाइट्रोजन का 12 मास होता है, ना कि उसका नंबर होता है। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स। अब उसके केसेस में उसने 3 कार्बन क्यों नहीं लगाए यहाँ पे? अगर हम इस कार्बन को देखें, यहाँ पे कार्बन 12 एंड कार्बन कार्बन 14 एंड कार्बन 13 क्यों नहीं था? वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि क्यों उसने नहीं लगाया। उसने लगाया नहीं, and when the people ask him why he has not given any position to isotope, he was not able to, he don't have any answer for this question. Justification dena matlab he don't have any answer. Is it now clear? Yes, Gurma. Okay, so next comes your, अब चीजें आती हैं कि अब हम क्या करें। Now there were certain limitations which your periodic table was not able to give. तो मेंडलीफ का periodic table नहीं दे पाए। अब क्वेश्चन आता है कि अब हम किस टेबल को पढ़ने जा रहे हैं, किसे पढ़ना है हमने अभी? तो हमने पढ़ना शुरू किया हमारे इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब वो किसने बनाया? अगर हम वो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो वो बना हमारा, देयर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज मूजले। एक्चुअली अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन किसी के पीछे उसका किसी का ब्रेन है तो ही वाज द पर्सन। क्यों? He was doing certain experiments in measuring the frequency. ये तुम्हारे है नहीं सिलेबस में, आई एम गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा, तो वरीड मत होना अगर बुक्स में ना मिले तो। he was studying the frequency of different elements. ठीक है, तो during the frequency, the study of the frequency, he got to know that atomic number is the responsible for your chemical properties of elements. ये जो डिस्कवरी थी यहाँ पे जो हुआ था एक्सपेरिमेंट, ये आप 11th क्लास के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के 3rd चैप्टर में पूरी पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां से उस मूजले वाज द फर्स्ट पर्सन जिसे ये पता चला कि एटॉमिक नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। एंड एट द सेम टाइम बोर वाज आल्सो वर्किंग ऑन हिज मॉडल ऑफ एन एटम। आपने जो बोर का मॉडल पढ़ा था 9th में, याद है वो वाला? याद है ना? बस बोर ने भी वही किया। बोर वाज आल्सो वर्किंग ऑन द मॉडल ऑफ एन एटम, बट उसके मॉडल में लेटर ऑन काफी ड्रॉबैक्स थे। रादर देन मैं कहूंगी उसका मॉडल बिल्कुल ही गलत साबित हो गया था, बिकॉज उसका मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सक्सेसफुल था। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स आई विल नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। सो बोर ने भी काम कर रहा था, तो देन दे बोथ डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। व्हेन दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, इन लोगों ने एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया, जो कि पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बना था? अभी तक हम लोग एटॉमिक नंबर ले रहे थे, एटॉमिक मासेस ले रहे थे। एटॉमिक मासेस एटॉमिक मास। लोगों ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया, और इन्होंने बहुत अच्छी टैबुलर फॉर्म भी दी। जब इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पढ़ना शुरू किया, तो पीरियोडिक टेबल में इन लोगों ने प्रॉपर उसे एक टैबुलर शेप दी, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। अब कितने ग्रुप्स बनाए उन्होंने? 18। और पीरियड्स कितने बनाए उन्होंने? 7 पीरियड्स उन्होंने 7 ही रखे, जिसमें इन ग्रुप्स के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया सारे ग्रुप्स को, कि हमारे एल्कलाइन मेटल्स कौन से हैं, राइट, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं। बहुत अच्छे से उन लोगों ने इसको क्या नाम है स्पेसिफाई किया। तो अगर हम बोले कि इसके पीरियोडिक टेबल में हमें जो चीज सीखने को मिली थी, वो ये मिली थी कि हमें ये पता था कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे एल्कलाइन मेटल्स बताओ कौन से हैं, तो यू कैन इजीली से इट्स अ ग्रुप 1 एलिमेंट। अगर मैं बोल रही हूँ एल्कलाइन अर्थ मेटल बताओ, तो तुम कहोगे ग्रुप 2 एलिमेंट। मैंने बोला हेलोजेंस बताओ, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। जब उसने क्योंकि इस क्राइटेरिया को पढ़ा था, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर गया था कि यही उसका मेजर रीजन है केमिकल प्रॉपर्टीज का। कैसे है केमिकल प्रॉपर्टीज का मेजर रीजन? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सपोज करो हमने कार्बन एलिमेंट को ही लेते हैं, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12 and 6, ये होता है उसका एटॉमिक नंबर, और ये होता है एटॉमिक मास, राइट। तो आप मुझे बताओ, जब हम बोर का मॉडल पढ़ते हैं, तो वो आपको जो रूल देता है 2n², वो किसके लिए देता है? एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक नंबर के लिए?
Atomic number. एटॉमिक नंबर से Atomic रिलेट number. करता है। क्या कहता है कि जो हमारे इसमें प्रोटॉन्स के बराबर होता है एटॉमिक नंबर, और एक एटम में प्रोटॉन्स ही इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वो कहता है कि जो ये एटॉमिक नंबर है, इसको अगर हम इसके हिसाब से चलाएं तो हमें एक क्लैरिफिकेशन मिलती है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स की, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सपोज आई एम टेकिंग 6, हम उसे क्या करेंगे 2 4, तो ये 4 क्या है, दीज आर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, जब मैं आपको बोलूँ ना मुझे इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसने इस क्राइटेरिया को समझा। अगर अब इसके बाद उसने सपोज करो सिलिकॉन को पढ़ा, तो सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताओ। 14 बोलो 14. 14। 14. तो होता कितना है 284। क्लियर। अब सपोज करो मैंने इसके बाद का एलिमेंट आपसे पूछा कि क्या है, तो आपने बोला इसके बाद का एलिमेंट है आपका गैलियम। अब गैलियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर पूछूं तो तुम हिसाब कैसे लगाओगे, क्योंकि तुमने याद ही नहीं किया होगा, राइट। तो हमें उसका तरीका भी बहुत क्लियरली समझ के आया इसके पीरियोडिक टेबल से, व्हिच आई विल एक्सप्लेन यू कैसे। तो ये चीज हमें बहुत इजीली, हमें ये चीज इसके पीरियोडिक टेबल से हमें पता चल सकती थी। वो पता चलने का तरीका उसके बोर के 2n² के अंदर काफी हद तक सक्सेसफुल था। अगर मैं अप्लाई करूं, अब सपोज करो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पीरियड, अगर मैंने फर्स्ट पीरियड पढ़ा और मैं 2n² को लेकर चलती हूँ, तो मैंने n को पीरियड का नंबर दिया और मेरे को 2 मिला। ये एलिमेंट्स हैं। अगर आप फर्स्ट पीरियड को देखो, पीरियोडिक टेबल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, यस Yes. एलिमेंट्स होते हैं सर। लेट्स गो डाउन। अब हम सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड को अगर 2n² से चलाओ, सो 2 का स्क्वायर दैट इज 2 into 4 8। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स ही होते हैं। लिख कर देख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, आपके 80 बने, राइट। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पीरियड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन थी। अगर हम इसे देखते हैं तो 2 into 9 into 18 एलिमेंट्स आने चाहिए, राइट, जो कि नहीं हो पाया। आपके थर्ड पीरियड में भी 80 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन थी आपकी। अब 8 कैसे है वो भी देख लो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे आर्गन, 80 हुए। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया। अब ये रूल उसका 2 जगह तक तो सही बैठा। अब इसके बाद क्या करना था, तो यहाँ पे जो तरीका सेटिस्फाई करता है वो आता है SPDF का कैटेगरीज, जो आपको हम नहीं पढ़ाते हैं इस एज में, हम 11th में जाके पढ़ाते हैं। जो SPDF है ना, वो बिल्कुल इजीली सेटिस्फाई करता है इस क्राइटेरिया। ये आपका थर्ड पीरियड है, राइट। थर्ड पीरियड में अगर हम कुछ रूल होते हैं, अगर हम ऑफ बे रूल को पढ़ने जाते हैं ना, तो वो रूल ये होता है कि पहले 1s भरता है, देन 2s भरता है, देन 2p भरता है, 3s भरता है, 3p भरता है, 3d। तो हम ऐसे पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तो हम कहते हैं पहले 1s भरा, देन 2s, 2p, 2p के बाद 3s भरा, 3s के बाद 3p ही भरेगा, और 3p के बाद 4s भरता है, फिर यहाँ 3d पे आते हैं। तो अगर आप इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को जब पढ़ने जाते हैं ना, 3s2 3p 6 होता है आर्गन, 2 और 6 हो गए 8। तो वो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है काफी सारी चीजें। तो दिस क्राइटेरिया राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, रीजन इज ये आपकी क्लास में है ही नहीं, और मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती किसी एक को भी पढ़ाती, ठीक है। तो यहाँ से उसका क्राइटेरिया 2n² का तो कंप्लीटली फेल था, बट ही सेड कि फोर्थ ग्रुप को अगर हम देखें उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड थी ये चीज, 18 ही आते हैं। देन फिफ्थ में अगर हम जाते हैं 32 होते हैं, सिक्स्थ में भी हमारे 32 होते हैं, ठीक है।
ये सारे एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ पे 18 होते हैं, नॉट 32, यहाँ पे भी 18 होते हैं, 7th में जाके 32 आते हैं, 3rd में 8 होते हैं। तो हमें जो क्राइटेरिया उसने याद करने के लिए दिया वो उसने ऐसे दिया, 1st में 2, 2 में 8, 3 में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32 एंड 7 में 32। ये उसका क्राइटेरिया था, और ये क्राइटेरिया सिर्फ SPDF के बेसिस पे ही जस्टिफाई हो सकता है। अगर हम 2n स्क्वायर के बेसिस पे जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई नहीं होता सर, यहाँ तक जस्टिफाई होके उसके बाद फेल हो जाता है। तो ये उसने एक हमें क्लैरिटी तो दे रही थी कि कितने एलिमेंट्स कितने होते हैं, बट अब इसके बाद क्वेश्चन था कि हम इन्हें पढ़ें कैसे। उसके लिए उसने एक टैबुलर फॉर्म दी, प्रॉपर टैबुलर फॉर्म। लेट मी शो यू दैट टैबुलर फॉर्म नाउ। अभी आपका जो चल रहा है दैट इज कंप्लीटली यू कैन से वो एक तरीके की स्टोरी है, ठीक है, बट लेटर ऑन आपका चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा। अभी इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी तक तो ये बड़ी अभी तक तो स्टोरी है। Able to see the periodic table? दिख रहा है? ओके, ये उसने एक टैबुलर फॉर्म दी। उसमें अगर जो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन्हें हम एल्कलाई ग्रुप्स बोलते हैं, मींस अर्थ एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाई अर्थ मेटल्स। इसके पीछे रीजन है कि हमने इसे इस नाम से क्यों बोला। इसके जितने भी अगर हम बात करें जो जब ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, ये वाले, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, तो ये हमेशा बेसिस बनाते हैं। आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, निकल उठा, सॉरी सोडियम उठा लो, लिथियम उठा लो, पोटेशियम उठा लो, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम, अब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करो, दे विल गिव यू एन एल्कलाई। इन्हें एल्कलाई पहली चीज तो ये हमें अर्थ से मिले थे। दूसरा, जब इनके ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराते ना तो भी एल्कलाइन ही देते हैं, बट इनके ऑक्साइड्स। क्लियर? अब आते हैं इधर के ग्रुप्स में। इधर, हाँ बोलो। Somebody was saying something? No? शाल के तो जो 13th ग्रुप था जिसके ऊपर उसने 3 लिखा है, एक्चुअली ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसे 1A, 2A, 3A, 4A, A चल रहा है आपका S और P के अंदर। D ब्लॉक में आते सर वो 1B यहाँ से स्टार्ट होता है, देन 2B एंड देन दीज एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली कुछ एलिमेंट्स, अब आप इस वाले ग्रुप को देखो, ये मेंडलीफ का ग्रुप है, देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल। इस वाले ग्रुप को हमने एज इट इज ही पढ़ा है, हमने कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर। ये मेंडलीफ का ही ग्रुप है, बिल्कुल एज इट इज पढ़ा जा रहा है, ठीक है। लेट मी शो यू द मेंडलीफ ग्रुप। सी हियर, ये देखो, अगर आयरन, कोबाल्ट, निकल हम देख रहे हैं, उसके नीचे आपका क्या आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, Ru, RH, लेड, ऑस्मियम, इर्डियम एंड प्लेटिनम, ये आपके इस ग्रुप में भी आपको दिखेंगे, ये चारों के चारों। सी हियर, सी हियर, इट्स देयर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुथियम, रुस्टीशियम एंड प्लैटिनम, सॉरी पैलेडियम, देन ऑस्मियम, इर्नियम एंड प्लैटिनम। ये उसका ग्रुप एज इट इज इस पीरियोडिक टेबल में आया है। ऐसा नहीं है कि ये वाला ग्रुप हमने हटा दिया कहीं पे। कॉपर, जिंक भी उसके पीरियोडिक टेबल में है, उनकी पोजीशन यहाँ आ गई है, बस फर्क सिर्फ इतना था जो उसने बाद में चेंज करी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखो, जब हम इनकी बात करते हैं ना, 3 से लेके 2B तक, ये सारे प्योर मेटल्स में कहलाते हैं। अगर आपको याद हो, हमने कॉपर, निकल और कॉपर को ले, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके हम कॉइन्स पढ़ते हैं। कॉइनेज में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो कॉइनेज होता है मतलब कि इनके कॉइन्स बनते थे पुराने जमाने में। आज की डेट में भी हम सिल्वर और गोल्ड के तो कॉइन्स आज भी बनाते हैं, लक्ष्मी पूजा पे लोग रखते भी हैं। कॉपर के नहीं पढ़ते, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट इनको हमने कॉइनेज एलिमेंट्स का नाम दिया। क्लियर? अगर हम आयरन को देखें, अगर हम टंगस्टन को देखें, दीज आर प्योर मेटल्स। टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट में जाता है
सबसे ज्यादा हाईएस्ट है पूरे होल पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस पीरियोडिक टेबल ने समझाई। इसने नोबल गैसेस को, जो कि मेंडलीफ ने 0 ग्रुप में डाला था, उसने 18 ग्रुप में डाला। हियर इट इज, बिल्कुल अलग करा। ये उसका हेलोजन ग्रुप है, इसे हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, इसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, रादर देन हम इसे चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन है, आई एक्सप्लेन यू, ये सारा आपके सिलेबस में है। तो हम इनके नाम दिए उसने प्रॉपर पीरियोडिक टेबल की, कि कौन से ग्रुप को हम कौन से नाम से बुलाते हैं। अब आते हैं एलिमेंट्स। सी है 1 2 दो ही है, इसमें और इसमें 8 ही है, बट इन दोनों में 18 एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, आपके कितने हुए, यहाँ पे 6, 8 हो गए, 8 प्लस ये वाले 10 है। दीज आर कंप्लीट 10 एलिमेंट्स। 18, आपका फिफ्थ भी 18 है, लेकिन यहाँ पे 32 क्यों है? क्योंकि ये जो सीरियम है, दिस कम्स एट लैंथेनाइट पोजीशन। ये जो लैंथेनाइट के बाद देखो 57 देन 58, ये जो 57 के बाद आपको ये वाले पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ ऐड होते हैं। अब ये एक ड्रॉबैक था बोर के मॉडल का, जब ये डिस्कवर हुए लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। अब इसमें मोस्टली हमारे मैनमेड हैं, और एक्टिनाइट्स को पढ़ो तो कंप्लीटली रेडियो एक्टिव सीरीज है। ये सारे के सारे आपके जो थोरियम दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे मोस्टली आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो लेटर ऑन डिस्कवर हुए थे। तो ये अगर वो यहाँ डालता तो आपका पीरियोडिक टेबल की पूरी शेप बिगड़ जाती। मींस ये वाले एलिमेंट्स और आगे भाग जाते, ये वाले एलिमेंट्स भी आगे भाग जाते, तो फिर उसको यहाँ पे एक गैप देना पड़ता। अपने पीरियोडिक टेबल में कोई डिजाइन खराब ना हो, जस्ट द लॉजिक वाज डिजाइन खराब ना हो, बोर ने इनको उठा के अलग रख दिया। ये एक उसका ड्रॉबैक है। हाइड्रोजन को देखो, इट इज स्टिल एट द फर्स्ट पोजीशन, नोबडी वाज एबल टू एक्सप्लेन व्हाई, इसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक, अगर हम कोबाल्ट निकल देखें, अब देखो कोबाल्ट, अब अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब हम प्लेस करें तो 27 28 एब्सोल्युटली करेक्ट, अपने आप सही प्लेस हो गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा उसके लिए। गुरबैच में आइसोटोप्स की भी वो कम हो जाती है। Speak little louder, Vishal, your voice is not audible. गुरमा आई एम सेइंग कि इसमें आइसोटोप्स की भी प्रॉब्लम नहीं होती। Yes, आइसोटोप्स की प्रॉब्लम भी सॉर्टेड आउट हो गई। रीजन कि जो हमारे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो आप कितने भी आइसोटोप की बात कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये टेबल तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिजाइन किया। समझ में आया? इज दिस मच क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? No. No, Gurma. Okay, so let us end the class here only. गुरमा, I will- आई थिंक इवन आज तक हम लोग हाइड्रोजन को ढंग से Stop the समझ नहीं recording. पाए। What? गुरमा, आई थिंक आज तक